सेकेंड स्टैंडर्ड में देहरादून कर्नल ब्राउन स्कूल है, वहां पे भेज दिया गया था। बड़े चोई साहब लॉन में बैठे होते थे या दादाजी बैठे होते थे, तो वहां पे शरारतें हुआ, रैली से अलग हुए। मैं उसके बावजूद भी 18 जनपद पर गया था जी। जब वहां पर इन्होंने इकट्ठा होकर के इस बात का ऐलान किया था कि आज से हम राजनीतिक तौर पर अलग है। इन्होंने जेजेपी के बारे में ऐलान किया था। मैं उस दिन भी गया, दादा दादी के साथ किया, वो हम नहीं भूल सकते। तो फिर दादाजी बाद में कई बार डांट भी लगाया करते थे कि भाई मिलने आ रहे हैं, लेकिन उसका भुगत वो की असली में कौन है, वो इलाहाबाद की जनता से पूछिए। उस समय भी एक सपना था, पर उस समय की मौजूदा केंद्र की सरकार ने उस पर सही फैसले नहीं करे। वो गुड़गांव से लेके फरीदाबाद मानेसर तक की बेल्ट में एक बहुत बड़ा डिज्नीलैंड, आपने नाम सुना है, अलग अलग देशों में उसके 4-5 बड़े डिज्नीलैंड्स हैं। वो डिज्नीलैंड को यहाँ लाना चाहते से थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ज्यादा, तभी मैंने कॉमर्स लिया था। दादाजी को जेल हुई तो हमें राजनीति में आना पड़ा। मूवी वगैरह देखना का कितना का शौक रहा है आपको? पर हाँ, स्कूलिंग के टाइम पे जरूर छुप छुप के लेके आना और फिर छुप के खाना। कई बार पकड़े जाते थे, टीचरों को कपड़ों से ही पता लग जाता था, स्मेल आ जाती थी कि भैया आज तुमने बाहर का खाना खाया। कॉलेज के दिनों में कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आपसे दूर हो और आज आप उनको याद कर? उन 17-18 दिनों का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। हमने लगभग 11 कंट्रीज इकट्ठे ट्रैवल कर, दुनिया देख। इन किताबी पढ़ाइयों में कुछ नहीं रखा। अच्छा। दुनियादारी तो दुनिया देख के सीखने को मिला। अर्जुन के साथ कितना झगड़ा हुआ है बचपन में? उस दिन भी अजय सिंह जी के पास खाना खा के आया था, पर चले उनके मन में क्या था क्या नहीं, उन्होंने कभी खुल के इस बारे में परेशानी हुई और विचारधारा लगे, तो आज वो स्थिति नहीं है कि ये परिवार दोबारा इकट्ठा हो सके। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? हमने तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी बड़े खुल के कहा था कि अगर गठबंधन करते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं प्रदेश हित के लिए, तो हमें कोई संकोच नहीं है। बड़ा कमजोर नेतृत्व है। आज 6 महीने हो गए लगभग चुनावों को, सरकार बने को, और इनसे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया जा रहा, तो फिर कमजोर नेतृत्व। हमारे 2 विधायक है, लेकिन दोनों बड़ी मजबूती से अपनी बात ने विधायक बना दिया, जिसके लिए स्पीकर को भी एक ट्रांसलेटर साथ रखना पड़ता है सुनने के लिए कि ये बोल के। उनको बोला कि मेरे घर चाय पीने चल पड़ो। चौटाला साहब बोले मेरे को तो 5 मिनट रोक सकते हो, इसको रोक लोगे क्या? जिस दिन इसको रोक लोगे मैं भी रुक जाऊंगा आप लोगों के पास। नमस्कार, आज के कार्यक्रम के जो हमारे मेहमान हैं वो है करण चौटाला। करण चौटाला के बारे में बस हम इतना ही बताएंगे, INLD से हैं और आज राजनीति की बातें भी करेंगे, पारिवारिक बातें भी करेंगे और कुछ खट्टी मीठी बातें हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ ऐसी बातें हम आपके आगे लेकर आएंगे किसी को एहसास ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो बात करते हैं करण भैया के साथ और सबसे पहले उनके जीवन और उनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। राम राम भैया जी। राम राम भैया, सबसे पहले तो आप अपने अंदाज में राम राम बोल दो। जी राम राम। हाँ जी भैया, सबसे पहले अपने जन्म स्थान और माता पिता के बारे में बताएं। माता पिता के बारे में तो आप सब अच्छी तरह वाकिफ है जी। अभय सिंह चौटाला जी और कांता चौटाला जी जी। और जन्म स्थान जो है वो मेरा हिसार रहा है। 30 अप्रैल 1991 को मेरा जन्म हुआ था। जी जी। पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई स्कूलिंग मेरी शिमला बिशप कॉटन स्कूल से है 12th क्लास तक, और उसके बाद रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से मेरी ग्रेजुएशन है। बचपन के बारे में बताएं, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत अच्छा रहा। सारा परिवार इकट्ठा रहता था। जब तक स्कूलिंग शुरू नहीं हुई थी तब तक गांव में रहे, बल्कि जिसको आजकल लोग प्ले स्कूल बोलते हैं बच्चों के लिए, वो मेरा तेजाखेड़ा गांव में रहा। वहीं पे हमारे एक जाखड़ स्कूल है, वहां पे जाता था, दिन का समय वहां निकल जाता था और ज्यादातर गांव में दादी के पास रहे। जी जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के परिवार से हैं, तो शुरू से राजनीतिक परिवार में है, तो बचपन में कैसा था? राजनीतिक वाले लक्षण आ जाते थे या नॉर्मल बच्चों की तरह ही बिहेव होता था, या होता था भी नहीं ये चौटाला परिवार से हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे को सेकंड स्टैंडर्ड में देहरादून कर्नल ब्राउन स्कूल है, वहां पे भेज दिया गया था। जी जी। दादाजी की एक सोच थी कि कभी इनके अंदर वो अहंकार ना आए कि हम किस परिवार से हैं, या हमारे को पब्लिकली वो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जी जी। तो सेकंड स्टैंडर्ड में, जबकि क्या उम्र थी, 9-1 साल होगी, 8-9 साल, तो तब से हमारे को बोर्डिंग में डाल दिया था और फिर सारी लाइफ बोर्डिंग में ही निकली है। बीच में कोई 2-1 साल थे 6th और 7th स्टैंडर्ड जब चंडीगढ़ पढ़े, नहीं तो इसके अलावा हम दोनों भाई, मेरा छोटा जो अर्जुन है, हम दोनों बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं।
बचपन की कोई ऐसी शरारत हो, ऐसे पल हो जो हमारे साथ साझा करना चाहते हो, जो आगे फैमिली में अभी भी बैठकर कभी बार माइंड में आ जाता है कि वो भी पल थे, ऐसे हमने एंजॉय किया था, कुछ ऐसे पल हो? ऐसी बहुत मोमेंट्स हैं। जी जी। जैसे बड़े चोई साहब लॉन में बैठे होते थे या दादाजी बैठे होते थे, तो वहां पे शरारतें हुआ करती थी, आज बच्चे जब सारे इकट्ठे खेलते थे। उसके अलावा होली वाले दिन खास तौर पे हम्म। जब कोई राम रामी पे मिलने आते थे, तो जी। हम तो बच्चे थे, हमारे को तो रंगों से खेलने का शौक था। हम्म। तो फिर दादाजी बाद में कई बार डांट भी लगाया करते थे कि भाई मिलने आ रहे हैं, राम नवमी का अगला दिन है, तुम इनको रंग देते हो, इनके कपड़े खराब होते हैं। पर अब उस उम्र में इतनी समझ नहीं होती। जी 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 जी। करण, पहले वाले बचपन, जैसे अपने बचपन को एंजॉय किया, जी। और आज के बचपन में कितना का डिफरेंस मानते हैं? वो वाला समय अच्छा था या ये वाला समय अच्छा है? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह है। हम्म। जो हमारा बचपन रहा, हम मतलब आजकल तो ज्यादातर एसी में रहना, बिल्कुल। अंदर घर के अंदर, कभी दोपहर में बाहर नहीं जाना, हम्म। लेकिन हमारा बहुत अलग रहा। हम्म। हम तो सुबह घर से निकलते थे, तो मेरा तो एक ताऊ बारू हुआ करते थे हम्म। हमारे घर पे, हम्म। जो कि पशुओं का और उस चीजों का ध्यान रखते थे। तो मैं तो सुबह उनके साथ निकलता था, सुबह का नाश्ता उनके साथ, दोपहर का खाना उनके साथ, और शाम की रोटी खा के ही अंदर वापस आता था। हम्म। तो तकरीबन मेरा दिनचर्या उन्हीं के साथ निकलती थी, हम्म। और उनके साथ मेरा बड़ा लगाव रहा। जब बल्कि उनके आखिरी समय में वो बीमार भी थे, मैं उनसे कई बार मिलके भी आया था। जी जी जी। जी। तो शुरू से राजनीतिक परिवार से थे, बचपन का में क्या एम लेकर चले थे कि आपने क्या बनना है या राजनीति में आना है? नहीं, शुरू से ऐसे सपने सुजोने शुरू हो गए थे? नहीं, आज सच कभी ऐसा कुछ मन में सोचा नहीं था। जैसे जैसे स्कूलिंग होती गई, आगे चले, मेरा हमेशा से थोड़ा सा बिजनेस की तरफ ज्यादा, तभी मैंने कॉमर्स लिया था। और मेरी स्टडी भी जो कॉलेज की थी वो फाइनेंस एंड मार्केटिंग में रही थी। जी जी। ये तो परिस्थितियां थी, जब दादाजी को जेल हुई तो हमें राजनीति में आना पड़ा। उसके बावजूद भी आपने देखा कि जब तक परिवार का और पार्टी का बंटवारा नहीं हुआ, या जब तक ये मजबूरियां नहीं हुई, कभी मैं और अर्जुन राजनीति में आगे नहीं आए। जी जी जी। ये तो उसके बाद हम दोनों भाइयों को राजनीति में आना पड़ा, नहीं तो हमारा ऐसा कोई कभी मन में नहीं था कि हमने राजनीति ही करनी है। और परिवार की तरफ से भी कभी कोई प्रेशर नहीं था कि भाई आपने राजनीति करनी है, या तुमने हमेशा दादाजी ने भी यही सिखाया था, और पापा की तरफ से भी यही छूट थी कि भाई जो तुम्हारा मन है, तुमने जो आगे लाइन पकड़नी है, तुम वो करो। जी जी। बचपन में मूवी वगैरह देखना का कितना का शौक रहा है आपको? बहुत बहुत। सबसे और अच्छी मूवी कौन सी लगती है जो फेवरेट हो? मैं कोई एक तो नाम नहीं ले सकता, पर हाँ, मुझे पुरानी पिक्चरें देखने का ज्यादा शौक था। दिलीप कुमार जी की, जितेंद्र जी की, धर्मेंद्र जी की, मैं उनकी पिक्चरें ज्यादा देखा करता हूँ। अमिताभ जी की, मतलब हमारी एज में ज्यादातर बच्चे उस टाइम पे कार्टून देखते थे, क्योंकि कार्टून नेटवर्क उन दिनों शाम को 2-1 घंटे आता था, बड़ा लिमिटेड सा आता था। जी जी। और टीवी भी वो नहीं होते थे जो आजकल आ गए। जी पर जी। मुझे शौक था, मैं पुरानी पिक्चरें ज्यादा देखता था, और गाने भी आज के जमाने में भी लोग तो नई जनरेशन के सुनते हैं, मुझे फिर भी वो 70s के, 80s के, 90s के वो गाने सुनने ज्यादा पसंद है। कॉलेज से कभी भंग कर कर भी कॉलेज गए हो मूवी वगैरह देखने के लिए, और नहीं, डांट वगैरह पिटी है? कॉलेज में कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई, पर हाँ स्कूलिंग के टाइम पे जरूर गए हैं, क्योंकि जी जी जी। हॉस्टल में थे। कॉलेज तो हमारा बड़ा ओपन सा था, वहाँ जी। पे फ्लैट में रहते थे। पर हाँ, स्कूलिंग के टाइम पे जरूर गए। डांट वगैरह भी पिटी है? बिल्कुल पिटी है, डांट कोई भी पिटी है, टीचरों से मार भी पिटी है। कोई ऐसा किस्सा हो जो शेयर करना चाहते हो? ऐसा सच कभी यूं नहीं हुआ कि कोई ज्यादा हुआ, पर हाँ स्कूलिंग में एक हमारे वहाँ पे नीचे ढाबा कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, दावत जी जी। करके होता था। जी जी। तो आदत होती थी, चलो हॉस्टल में खाना आपको भी पता है कैसा होता था। पर संडे का संडे हम 4-5 जन इकट्ठे होकर के हम वहां से खाना मंगाया करते थे, और छुप छुप के लेके आना, और फिर छुप के खाना। जी कई जी। बार पकड़े जाते थे, टीचरों को कपड़ों से ही पता लग जाता था, स्मेल आ जाती थी कि भाई आज तुमने बाहर का खाना खाया। पर अच्छे इंसिडेंट्स रहे हैं। जी जी। जी। कॉलेज के दिनों में कोई बेस्ट फ्रेंड हो जो आपसे दूर हो और आज आप उनको याद करते हो कि नहीं, हाँ ऐसा सच होने चाहिए? कोई दूर नहीं है, सबके लगातार टच में हूँ। और कॉलेज के दिनों का, जो कॉलेज भी नहीं बल्कि स्कूलिंग के टाइम से जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा, आकाश छाबड़ा। आकाश छाबड़ा। जी, दिल्ली जी। से हैं। और उनके और हमें नहीं पता था जब तक कॉलेज गए
कि हमारे उनके रिलेशन भी पुराने निकले। हमारे फादर्स भी आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो स्कूल में, हम बोर्डिंग स्कूल में वहाँ पे शिमला इकट्ठे थे, उसके बाद हमने कॉलेज भी इकट्ठा किया और आज भी लगातार हम इन टच है, मिलते रहते हैं। जी और जी उनके साथ बहुत ऐसी यादें हैं जो कभी नहीं भूल सकता। जी। आपके दादाजी के साथ आपका रिश्ता कैसा रहा है? जब तक कॉलेज में थे, क्योंकि हॉस्टल में रहे, कॉलेज में लंदन चले गए, तो इतनी बॉन्डिंग कभी ज्यादा नहीं थी। दादाजी भी व्यस्त होते थे अपने कार्यक्रमों में। फिर एक समय आया 2012 में, मैं अपनी छुट्टियों में आया हुआ था, तो दादाजी यूरोप घूमने जा रहे थे और उस समय ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के दौरे कर रहे थे, जिसमें आपका ये लाटविया, लिथुआनिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, यूक्रेन, फ्रांस गए थे, मोरक्को गए थे, तो इटली गए थे। उस समय उन्होंने भाई पूछा कि कौन मेरे साथ चलना पसंद करेगा। जी जी। अर्जुन का बड़ा मन था जाने का, पर उसका कोई पासपोर्ट मिल नहीं पाया उस समय, तो मैं साथ गया था और मेरा उन 17-18 दिनों का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। हमने लगभग 11 कंट्रीज इकट्ठे ट्रैवल करी और वहां से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम वहां से वापस आए तो उन्होंने मुझे कहा भी कि तेरा अगले 10-12 दिन का कार्यक्रम क्या है, जब तक तेरा कॉलेज शुरू नहीं हो रहा। मैं कहा जी, दादी जी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है तो मैं यहीं पे उनके पास रहूंगा। कहने लगे यहाँ हम सारे हैं, अर्जुन है, बाकी बच्चे हैं, तेरी बुआ है, क्या दुनिया देख, इन किताबी पढ़ाइयों में कुछ नहीं रखा। अच्छा। दुनियादारी तो दुनिया देख के सीखने को मिली। वहां से मैं घूमना शुरू किया, अकेले जाना, लेकिन जो उन्होंने आदत एक डाली थी कि जिस कंट्री में जाओ वहां की जानकारी लो, वहां का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, वहां पे बिजली कैसे आती है, वहां के पानी के सोर्स क्या है, वहां का एग्रीकल्चर क्या है, वहां का कल्चर क्या है, या कभी वहां पे कोई लड़ाइयाँ हुई है, वहां की हिस्ट्री क्या है, वहां का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, वहां की राजनीति के बारे में जानकारी लो। वो वहां से आदत पड़ी। तो एक डायरी हमेशा रखते थे, तो जब उनके साथ ट्रैवल किया तो उस डायरी के अंदर वो जब बैठते थे तो वो सुबह मुझे वो डायरी देते थे और पेन पकड़ा देते थे। जी जी। जानकारी लेते थे और मेरे से लिखवाते थे, और शाम को बैठ के खुद कहते थे कि ला अब मुझे बता, मैं अपने हाथ से लिखूंगा। फिर वो अपनी डायरी में, वो मैंने आज भी डायरीज मेंटेन कर रखी है। हम बहुत जल्दी उन डायरीज को बुक में भी पब्लिश करेंगे। जी जी। तो वहां से वो आदत पड़ी और 2012 से लेकर के 18 तक मैंने लगभग 34 कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी, वो भी अकेले। और बहुत कुछ सीखने को मिला कि जाते थे, कोई जरूरी नहीं था दोस्तों के साथ ही जाना, कई बार कोई होता था, कई बार कोई नहीं भी होता था, तो अकेले ट्रैवल करो। और उन्होंने एक आदत जो और डाली कि भाई कभी फ्लाइट से लंबे सफर चलो करने हो तो अलग बात है, जैसे यूरोप आप गाड़ियों से ट्रैवल कर सकते हो, आपस कंट्रीज में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां गाड़ी रेंट पे लेता था और फिर गाड़ी से सफर करता था। बड़े चौधरी साहब के साथ भी समय बिताने का समय मिला? देखिए बहुत छोटी एज थी, और जैसा मैंने बताया कि जिस एज में उनके साथ समय बिताने को मिला वहां की कोई ज्यादा यादें तो है नहीं, क्योंकि जब तो उम्र ही 5-6 साल थी, फिर स्कूलिंग में चले गए थे। जी जी। फिर हॉस्टल चले गए थे। जी। जब उनकी डेथ हुई, जब भी मैं 3rd क्लास में हॉस्टल में ही था। करण, कहते हैं ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है ना? तो दादा के लिए पोते हैं वो अहम होते हैं। कभी डांट भी पड़ी है? नहीं, चौधरी साहब से कभी डांट पड़ी हो? कभी दादाजी से भी नहीं पड़ी और कभी पापा से भी डांट नहीं पड़ी। और कोई कहता है ना कि डर होता है, कभी डर नहीं था। एक आंखों की शर्म होती है, हमेशा वो बचपन से रही और आज भी है। जिस चर्चाओं में तो रहता है ना कि अभय सिंह काफी गुस्से वाले हैं, काफी स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, तो घर पे माहौल कैसा है? अभी ऐसे लगता है कि अभय सिंह चौटाला या मतलब होता था कि नहीं नाइस है? नहीं, कभी, जैसे मैंने आपको कहा, डर कभी लगा ही नहीं, बस एक आंखों की शर्म थी। और कभी उन्होंने हमारे को मतलब ऐसी किसी बात के लिए ना तो कभी डांटा, ना ऐसे हमने कभी ऐसी कोई नौबत आने दी। अर्जुन के साथ कितना झगड़ा हुआ है बचपन में? देखो, जो आपस में बहन भाइयों का चलता है वो तो रूटीन का होता है। जी जी। पर वैसे कोई यूं नहीं है कि हम दोनों में कोई फर्क है। जी। जैसे आपके परिवार के विदेशों में भी चलते थे, चौटाला परिवार के। अगर बात करें अभय सिंह, अजय सिंह की बात करें तो एक इतिहास था, एक दोनों भाइयों का प्यार था, वो रचा हुआ है कि बहुत ज्यादा प्यार था दोनों परिवारों में। उसके आगे बच्चों का प्यार देखे तो आपका भाइयों का भी, चचेरे भाइयों के साथ बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन कहते कमी तो खलती है। जी। 2 भाई हैं,
तो अलग होंगे, दो चूल्हे हैं तो अलग होंगे। जी। जब अलग हुए तब मन पे क्या था, जब हो गया भी नहीं, अब बंटवारा हो गया, अब रास्ते अलग हो गए, देखिए, तब कैसा था? आज भी अगर आप पुराने जी जी। मीडिया के उठा करके देखेंगे तो मैंने तो आखिर तक प्रयास करा था। हम्म जब ये गोहाना रैली से अलग हुए, हम्म। मैं उसके बावजूद भी 18 जनपद पर गया था। जी। जब वहां पर इन्होंने इकट्ठा होकर के इस बात का ऐलान किया था कि आज से हम राजनीतिक तौर पर अलग है, इन्होंने जेजेपी के बारे में ऐलान किया, मैं उस दिन भी गया था। हम्म और मैंने बड़े प्रयास करे थे। उस दिन भी अजय सिंह जी के पास खाना खा के आया था। हम्म पर चले उनके मन में क्या था क्या नहीं, उन्होंने कभी खुल के इस बारे में बोला नहीं। हम्म जब उन्होंने रास्ता अलग कर लिया और जो उन्होंने दादा दादी के साथ किया, हम्म। वो हम नहीं भूल सकते। बिल्कुल। जी। मतलब परिवार टूटा था, तो कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर भी एक माहौल ऐसा हो गया था कि दो भाई हैं वो अलग हुए, चौटाला परिवार अलग हो गया। जी। देखो, घर तो सभी आपस में बंटवारा होता है, सब अलग होते हैं, लेकिन चौटाला परिवार का किस्सा था, वो फैला था कि चौटाला परिवार है वो अब अलग हो चुका है। नहीं, कोई पहली प्रयास भी काफी हुए। अब जब चौटाला साहब दुनिया में नहीं रहे, तब भी काफी प्रयास किए गए थे, भी हो सकता है एक हो जाओ, तब भी कोई उम्मीद की किरण जागी थी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? नहीं, अब वो स्थिति रही नहीं। जी। हमने अपनी तरफ से बड़े प्रयास करे थे। हम्म। और जो कोई हमारे पास आता था कि भैया आप, चाहे वो परिवार के लोग थे, हम्म चाहे कोई समाज के थे जो हमारे परिवार से बहुत नजदीक थे, हम्म अभय सिंह जी ने बड़ा खुल के हमेशा सबको एक बात कही कि आप जा करके बात करो हम्म और जो आप लोग फैसला करोगे वो हमें मंजूर होगा। हम्म पर कभी वो उनकी तरफ से ऐसी सिचुएशन पे पहुंच नहीं पाए। और फिर चौटाला साहब को जो सबसे बड़ी हम्म आहत हुई थी, वो इस बात की नहीं थी कि परिवार अलग हुआ, हम्म उनको इस बात की थी कि मेरे कार्यकर्ता के साथ धोखा हुआ। हम्म। वो उस चीज को कभी माफ नहीं कर सकते थे। जी जी। और जब वो नहीं कर सकते और जब विचारधारा ही बदल गई और पिछले 5 साल के इनके कार्यकाल में जो इन्होंने जनता के साथ धोखा किया, जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर के जी जी। बड़े लोगों के साथ वायदे करे, लेकिन किसी भी एक चीज को इन्होंने पूरा नहीं किया, तो फिर जनता भी उस बात से आहत हुई। जी और जी। जब लोगों को और कार्यकर्ताओं को इस बात से परेशानी हुई और विचारधारा लगे, तो आज वो स्थिति नहीं है कि ये परिवार दोबारा इकट्ठा हो सकता है। जी जी। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हम्म और उनके जाने के बाद आज हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। जी जी जी। तो राजनीति में पहला कदम आपने कब रखा? जैसा मैंने आपको बताया, जब चौटाला साहब को जेल हुई उस समय मेरे को सिरसा जिले में जिम्मेवारी लगाई। उस दौरान जन जागरण अभियान चलता था और उसके तहत मेरे को यहाँ भेजा गया। वहां से मेरी शुरुआत हुई। फिर 2014 का मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था, उसके अंदर मेरे को यहाँ का प्रभारी बनाया गया। तुरंत 6 महीने बाद एमएलए के इलेक्शन आ गए, जब भी 5 जिलों की जिम्मेवारी मुझे दी गई। जी जी। वहां से राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद जिला परिषद का चेयरमैन चुनाव लड़ा, और अब दूसरा टेन्योर है जिला परिषद में। पहली बार वाइस चेयरमैन था, अब की बार चेयरमैन हूँ। जी जी जी। जब पहली बार आपने चुनाव जीता, जिला परिषद के आप चेयरमैन बने, चुनाव जीता, तब माहौल कैसा था? तब गतिविधियां आपकी कैसी थी? क्या संघर्ष लेकर चले थे? देखिए, जब यही था कि जिले के अंदर कैसे काम किया जाए और जिले के अंदर लोगों को जो उनकी आम दिन की जरूरत है उनको कैसे पूरा करा जाए और ग्रामीण इलाके में कितना विकास कैसे हो सके, उसी को लेकर के चले थे। और आज भी वही विजन है कि किस प्रकार गांव-गांव में जो आम जनता की दिक्कतें हैं, चाहे पानी पीने के पानी को लेकर के है, गंदे पानी की निकासी की है, शौचालयों की है, कोई गली गलियारों की है, कोई खेतों की सड़कों की है, खाड़ों की है, वो जितनी ज्यादा हो सके वो उनकी पूर्ति कराएं। जी। करण, अपने आप को कैसा इंसान समझते हैं? जोशीला, गर्म या शांत स्वभाव? देखिए, शांत भी हूं, लेकिन मौके की बात है, और बड़ा स्पष्ट हूं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई झूठ बोल करके, मीठी गोली दे करके आपको मैं आश्वासन दे दूं कि हाँ ये काम कर लूं। वही जो मेरे
दादा की आदत थी या जो मेरे पिताजी की है। बड़ा स्पष्ट हूँ, मुंह पे हूँ जैसा हूँ। अगर कोई काम हो सकता है, किसी की मदद कर सकता हूँ तो ही उसको हाँ बोल लूंगा, नहीं तो उसको मुंह पे ना भी बोल दूंगा। जी। करण, आपने काफी कंट्रीज में आपने घूमे हो, आपने यात्रा जी। काफी की है, कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद हो किसी भी कंट्री का? नहीं, बहुत किस्से हैं, कोई एक का नहीं बता सकता। पर जैसा मैंने आपको कहा, बहुत ये सीखने को मिला कि वहां पे पॉलिटिकल क्या है। जैसे अब जॉर्जिया की अगर बात करूं तो वहां पे एक चर्च है जो कि वहां पे जॉर्जिया में 5 बार इन्वेजन हुआ है, मतलब 5 बार उसकी अलग अलग देशों से लड़ाई हुई और अलग अलग देश के लोग वहां पर आए। वो आते थे, उस चर्च को तोड़ते थे और अपने हिसाब से उसमें कोई ना कोई चेंजेस करते थे। आज अगर आप उस चर्च को देखेंगे, वो बहुत बड़ा चर्च है, उसमें 5 अलग देशों का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे तजुर्बे रहे हैं, बहुत सी चीजें सीखी है। करण, एक युवा आप राजनेता हैं, जो एक राजनीति थी ताऊ देवीलाल जी के समय में, जिन्होंने समय को बांध के रखा था, समय बंध गया था, और एक आज की राजनीति है जो समय के साथ तब्दील होती है। ये नहीं पता चलता भी कौन सा नेता आज कांग्रेस का है और कब वो बीजेपी में चला जाए और कब दामन उसका हरा हो जाए। हाँ जी। उस राजनीति में और आज की राजनीति में क्या डिफरेंस है और उसको कितना चेंज करना पड़ेगा? देखिए, पहले थोड़ी साफ सुथरी राजनीति थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस टाइम भी ऐसे लोग नहीं थे जो दल बदल करते थे उस समय भी, पर इतने स्वार्थी नहीं थे जितने आज हो गए। आज तो मेरे साथ बैठे, जी जी, कल बीजेपी में चले जाएंगे, परसों फिर कांग्रेस में, फिर अगले दिन चौथे दिन फिर मेरे पास आ जाएंगे। ऐसे लोग आजकल ज्यादा हो गए। जी जी। लेकिन आज के युवा को आगे आना पड़ेगा। कुछ तो मैं संकोच नहीं करूंगा ये बात कहने में, जब से ये मोबाइल आए हैं, बिल्कुल, जब से ये इंटरनेट आ गया। पहले क्या होता था, अगर आमतौर पे हम बस में सफर करते थे या कहीं बस स्टैंड पे खड़े होते थे या कोई एक सामाजिक जगह बैठते थे, तो हम लोग आपस में जब कोई और चीज होती नहीं, आपस में बात करते थे, चर्चाएं करते थे, तो आपस में जुड़ाव होता था। अब जहाँ कहीं बैठोगे, आपको आमतौर पर देखने को में 4 जने बैठे हैं तो 4 के 4 अपना अपना फोन देखते मिलेंगे। तो ये बड़ा डिफरेंस है। इस चीज ने आज के युवा को थोड़ा सा पीछे ढकेलने का काम किया, नो डाउट। ठीक है, इससे एडवांसमेंट्स भी आई हैं, पर इससे थोड़ा सा सामाजिक तौर पर, जो मैं समझता हूँ पर्सनली, एक फर्क भी आया। जी जी। सोशल मीडिया का लाइफ के साथ राजनीति में आप कितना कसर मानते हैं? आज के दिन तो काफी है। सोशल मीडिया की वजह से राजनीति बहुतों की चमकी है, पर इसके थ्रू चमकने वाली राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती, वो थोड़े दिन का खेल है। जी जी जी। काफी युवा हैं, वो राजनीति में आना चाहते हैं जी। शौक है कि नई सोच के लेकर चलेंगे और बदलाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस राजनीति के ऊपर पैसा हावी हो जाता है। पैसों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पैसों की राजनीति आपके ऊपर हावी हो। बात वहीं आ जाती है। आज पैसे, वही जैसे मैंने आपको सोशल मीडिया को, पैसे की राजनीति थोड़े दिन चलेगी, आखिर में आप लोगों के बीच में जाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, तो फिर लोग अपने आप आपका ख्याल भी रखेंगे। आप लोगों की मदद के लिए आगे रहे, फिर जब मौका आएगा लोग आपके लिए भी स्टैंड लेंगे। जी। इंडियन नेशनल लोकदल को ऊपर लेकर जाने के लिए, उसका फैलाव बढ़ाने के लिए अगले कदम क्या हैं आपके? अभी हमने संगठन को कैसे नए सिरे से खड़ा करना है, उसके ऊपर पिछले दिनों अभय सिंह जी ने गुड़गांव के अंदर मीटिंग लेकर के, गुड़गांव भी, सिरसा भी, चंडीगढ़, 3 अलग अलग मीटिंगें ली और ये फैसला करा कि हम गुड़गांव, हरियाणा को 3 अलग अलग जोन में बांटेंगे। और एक जोन जो कि जिसके प्रकाश भारती जी, अशोक प्रधान जी जो हमारे बुद्धिजीवी सेल के नए प्रधान बनाए गए हैं, वो और मेरी, हम 3 जनों की जिम्मेवारी लगाई, जिसमें 8 जिले हैं, जिसमें गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, रेवाड़ी है, मेवात हो गया आपका, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, ये 8 जिलों की जिम्मेवारी मुझे दी। ये जो भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी, नीचे के हैं जींद, हिसार, इस तरफ के सिरसा, फतेहाबाद तक की जिम्मेवारी सुनैना जी की, उमेद लोहान जी की और आदित्य जी की लगाई। और जो बाकी बच गया आपका कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, उधर के जो 7 जिले हैं, उसमें जिम्मेवारी अर्जुन और रामपाल माजरा जी की उधर लगाने का काम किया। तो हमने अपने अपने जिलों की मीटिंगें ली। संगठन में पहले जिले वाइज जो कार्यकारिणी बनानी है, उसको लेकर के हम सब के सुझाव लेकर के आए कार्यकर्ताओं से, और आज शाम को 5 बजे तेजाखेड़ा फार्म पे अभय सिंह जी हम सबकी प्रभारियों की मीटिंग लेंगे और पहले इस बारे में जानकारी लेंगे कि लोगों के सुझाव क्या है।
और फिर हम इस महीने के आखिर तक 25 से 30 तारीख के बीच में हमने फैसला करा है कि हम इस कार्यकारिणी को पूरा करेंगे। जी जी। उसके बाद हल्का स्तर पर बनाएंगे, फिर नीचे बूथ वाइज और जोन वाइज बनाएंगे। और साथ साथ जहां पर मेरे को युवा की जिम्मेवारी दी है, मैं युवा की टीम के लिए भी नीचे नीचे अपना काम कर रहा हूँ। पर मैंने उनसे थोड़ा सा और समय मांगा है कि मेरे को मई के एंड तक का समय दे, ताकि मैं अच्छे नौजवान साथी, जैसे आपने पहले जिक्र करा कि आज का नौजवान राजनीति में आना चाहता है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, जी जी। उनको प्लेटफॉर्म देंगे। और जितने अब की बार आप देखेंगे कि हमने पदाधिकारी बनाए हैं, तकरीबन युवा हैं उसके अंदर। और पिछले दिनों चुनाव में भी हमने बहुत युवाओं को टिकटें दी थी। तो अभय सिंह जी की यही सोच है, अब राजनीति को और प्रदेश को, देश को आगे कोई लेके जाएगा तो आज का युवा लेके जाएगा। जी जी। क्योंकि नई सोच के युवा हैं, जी अब उनकी जिम्मेवारियां ज्यादा लगाएंगे। जी। करण, 2024 के प्रयास बहुत अच्छे थे। पूरा हरियाणा था वो जी। अपने पक्ष से माप दिया था, लोगों का प्यार भी काफी मिला, स्नेह भी काफी मिला। आखिर कमी कहाँ रह गई? देखिए, परिस्थितियां ऐसी थी, हम्म और जहां हमारे को बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था, हम्म वो आपको देखने को मिला चुनाव के रिजल्ट्स में, हम्म कि कैसे कांग्रेस ने अपने आप को हम्म मारा। हम्म और जो ज्यादा हमारे बारे में कहते थे, हम्म आज अगर आप रोहतक जाएंगे, सोनीपत जाएंगे, झज्जर जाएंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां का आदमी आपको सच्चाई बताएगा कि किसने बी टीम होने की भूमिका निभाई। सिर्फ वही खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने प्रदेश का नुकसान भी किया। हमने तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी बड़े खुल के कहा था कि अगर गठबंधन करते हैं और मिलकर चुनाव लड़ते हैं प्रदेश हित के लिए, तो हमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी ये बात थी कि हरियाणा प्रदेश के हित के फैसले लेंगे तो हम आपके साथ खड़े होंगे, नहीं तो फिर खुल के आपका विरोध भी करेंगे। चौधरी साहब की कमी कितनी की खलती है? देखिए, उनकी तो कमी खलती है, पर वही बात है, उनसे जैसे मैंने आपको कहा बहुत सीखने को भी मिला। तो बड़े सख्त मजबूत इंसान थे, और कभी अपने आप को कमजोर नहीं महसूस किया उन्होंने, चाहे कैसी परिस्थितियां हो। तो वही उन्होंने हमारे को सिखाया कि देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। मेरे को एक बात, उनका एक वाक्य याद है। हम फार्म पर बैठे थे और लॉन में बैठे थे, उन्होंने कहा कि ये सूरज यहाँ से उगता है, इधर ढलता है, ये फिर यहीं से उगेगा, समय आएगा, पर तुम्हें मजबूत रहना पड़ेगा। वही चीज उनसे सीखी है, और उसी मजबूती से आज प्रदेश के हित की लड़ाई लड़ेंगे। काफी सोच थी चौधरी साहब की हरियाणा को लेकर। जी। अंतिम समय में उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा थी वो जाहिर की हो, अपने सपने के बारे में बताया हो कि अब हरियाणा के लिए ये करना है। उनका हमेशा से ये सपना था कि मैं हरियाणा प्रदेश को इतना मजबूत बनाऊं आर्थिक तौर पर कि हरियाणा एक टैक्स फ्री स्टेट हो। जबकि 2000 का वाक्य याद है, जब सरकार आई थी, उन्होंने जब उनके साथ ट्रैवल किया, उन्होंने बताया भी था, और अक्सर वो इस बात की चर्चा औरों के साथ भी करते थे। उनका उस समय भी एक सपना था, पर उस समय की मौजूदा केंद्र की सरकार ने उस पर सही फैसले नहीं करे। वो गुड़गांव से लेके फरीदाबाद मानेसर तक की बेल्ट में एक बहुत बड़ा डिज्नीलैंड, आपने नाम सुना है, अलग अलग देशों में उसके 4-5 बड़े डिज्नीलैंड्स हैं। वो डिज्नीलैंड को यहाँ लाना चाहते थे, और अगर उस समय डिज्नीलैंड आ जाता तो आप ये समझ लीजिए केवल मात्र हरियाणा नहीं, राजस्थान को भी उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता। और ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक डिज्नीलैंड की वजह से 40 से 50 हजार युवाओं को उस समय नौकरी मिलती, और वो आने से इतना बड़ा टूरिज्म का केंद्र हो जाता, इतने होटल इंडस्ट्री आ जाती, टूरिज्म इंडस्ट्री आती, कि हरियाणा में किसी इंसान को कभी टैक्स नहीं देना पड़ता। आज हरियाणा कर्जे में डूबा हुआ है। बिल्कुल। हम इस स्थिति में होते कि हरियाणा दूसरे प्रदेशों को कर्जा दे सकता था। जी जी। दादा और परदादा जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उच्च मंजिल तक लेने जाने के लिए करण के आगे के प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, विजन्स बहुत बड़े हैं, और जैसे मैंने आपको कहा, जो उनकी सोच थी कि हरियाणा को सबसे पहले आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए, किसानों को मजबूती दी जाए, क्योंकि ये कृषि प्रधान प्रदेश है। तो इस करके सबसे बड़ा विजन है, पहले किसानों को मजबूत करें, और आगे कैसे हरियाणा के अंदर बड़ी इंडस्ट्रीज आ सके उसके ऊपर काम करें। जी। करण किसान परिवार से हैं, अगर किसानों की बात करें तो किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा। जी।
काफी शहादतें हुई हैं हम्म, और वो आंदोलन में इतिहास तब रचा गया जब चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया। एकमात्र विधायक थे, वो भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भी किसान बैठे, सरकार अपने वायदों से फिर चुकी थी, किसान फिर सड़कों पर बैठे, फिर लाठीचार्ज हुआ, अब फिर किसान सड़कों पर हैं। किसानों के लिए क्या सोच है कि किसान सड़कों पर ना बैठे, भाई किसान खेत में ही अच्छा लगता है। किस टेक्निक के साथ चलेंगे, क्या सोच है किसानों के लिए? देखिए सबसे जो जरूरत है वो सही कानून बनाने की है। जी। आज जगह जगह किसान क्यों मजबूर होता है? अगर हम पिछले 2 दिनों का वाक्य ले, बिल्कुल। सिरसा के अंदर नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली की तारों की वजह से या स्पार्किंग की वजह से आग लगी। बिल्कुल। आज 2 दिन हो गए इन वाक्यों को, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं करी, कोई सही फैसला नहीं करा। जबकि आज मैं भी डीसी से मिलके आया और मैंने भी उनसे यही दरखास्त रखी, मांग रखी और उनको ज्ञापन दे करके आए कि जिस तर्ज पे आपने यमुनानगर में जब प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, किसानों की फसल काटी, वो फसल भी आपने किसान को दी और 61,000 रुपए मुआवजा भी दिया। उसी तर्ज पे आज जिनका नुकसान हुआ है उनकी सही गिरदावरी करा के 61,000 रुपए का मुआवजा उनको दे, ताकि वो अपना घर अच्छी तरह चला सके, वो उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। आज सिर्फ किसान का दाना नहीं, पशुओं का चारा भी खत्म हुआ है उसके साथ। तो वो तो जिन्होंने जमीन ठेके ली हो तो बिल्कुल ही मारे गए। आश्वासन दिया है, देखते हैं अगर नई कार्रवाई होगी तो फिर जैसे आपने कहा कि किसानों को तो सड़कों पे आना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। और जब किसान सड़कों पे आता है तो आपने ये पीछे भी देखा, किसान कोई कमजोर कौम नहीं है। जो देश प्रदेश को अनाज खिला सकता है वो देश प्रदेश का अनाज रोक भी सकता है। अगर किसान अपनी पे आ जाए तो वो सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं देखता, फिर वो अपने हक के लिए लड़ना जानता है। जी। एमएसपी की मांग को कितना सही समझते हैं आप? देखिए जायज मांग है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब आप मार्केट में एमआरपी रख सकते हैं तो एमएसपी आपसे क्यों नहीं रखी जाए? जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की मदद कर सकते हैं तो आप एक किसान की मदद क्यों नहीं करते? और ये तो कोई बड़ी मदद नहीं है, जहाँ पे 250-300 एकड़ का मुआवजा मान करके चले तो कोई बड़ी रकम नहीं है। पता नहीं कितने अरबों खरबों के तो आप बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के कर्जे माफ करते हैं। तो किसानों के लिए सरकार पीछे क्यों हटती है? बीजेपी सरकार को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, क्या प्रदेश के लिए फैसले लेते हैं, मैं अभी उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अतीत की अगर 10 सालों की देखें तो कोई सही फैसले प्रदेश में लिए नहीं गए थे। जहां अच्छा फैसला लेंगे हम उनकी प्रशंसा भी करेंगे, जहां कोई गलत फैसला लेंगे तो फिर उसका विरोध भी करेंगे। कांग्रेस को कैसे देखते हैं? विपक्ष की जो भूमिका है वो इनेलो निभा रही है, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? भूपिंदर सिंह हुड्डा के नेतृत्व को कैसे देखते हैं? बड़ा कमजोर नेतृत्व है। आज 6 महीने हो गए लगभग चुनावों को सरकार बने को, और इनसे एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाया जा रहा, तो फिर कमजोर नेतृत्व हुआ। जब आप हाउस के अंदर अपना लीडर नहीं खड़ा कर सकते तो फिर आप प्रदेश की जो विपक्ष की भूमिका है वो आप कैसे निभा लोगे? सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता, बिल्कुल आपको हाउस के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। हमारे 2 विधायक है, लेकिन दोनों बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते हैं और उनकी बात को स्पीकर साहब का मैं इस बात पे धन्यवाद भी करता हूं कि वो उनको समय देते हैं उनकी बात सुनने की। जी जी। अर्जुन ने चुनाव लड़ा, भारी बहुमत से अर्जुन जीते। अगर आदित्य जी की बात करें, उन्होंने भी चुनाव जीता। अभय सिंह के साथ उम्मीदें थी पूरे हरियाणा की कि एलनाबाद तो गढ़ है और यह गढ़ कोई हिला नहीं सकता, लेकिन बदलाव हुआ। एक जो कांग्रेस की आंधी थी नेशनल चैनल्स के द्वारा दिखाई जा रही थी, उस आंधी से झटका लगा है एलनाबाद को। तब कैसा एहसास था जब ये था कि नहीं, जो नहीं होने वाली चीज थी वो हुई थी? देखिए परिस्थितियां होती है और राजनीति में जैसे मैंने कहा उतार चढ़ाव आए। चौधरी देवीलाल भी चुनाव आ रहे थे, ये कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे पर, हमने बहुत राजनीति उतार चढ़ाव देखे। ठीक है, आज जो भी परिस्थितियां हैं हमारे को इस बात से आहत नहीं हुई है, हमारे को इतना फर्क नहीं पड़ा। हम तो आगे संघर्ष करना जानते हैं और करेंगे, लेकिन उसका भुगत भोगी असली में कौन है? वो इलाहाबाद की जनता से पूछिए आप, वो इस बात का जवाब देंगे। आज उनको इस बात का एहसास है
कि जो इंसान तुम्हारी लड़ाई लड़ता था तुमने उसको हरा दिया, और एक ऐसे इंसान को तुमने विधायक बना दिया जिसके लिए स्पीकर को भी एक ट्रांसलेटर साथ रखना पड़ता है सुनने के लिए कि ये बोल क्या रहा है। जी जी। आज डीसी साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं कोई विधायक जी से आपकी बात हुई? हाँ जी। कहने लगे हुई तो थी जी, पर समझ नहीं आई बोले क्या। जी तो ये तो जनता जानती है कि क्या हुआ है उनके साथ और उन्होंने क्या गलती करी। जी। करण, राजनीति की जिम्मेदारी आपके ऊपर इस समय काफी बढ़ गई है। चौधरी साहब के जाने से एक देखो बहुत बड़ा झटका तो है जी, पूरा हरियाणा हिला है। एक स्तंभ थे राजनीति का। इतने बड़े बिजी शेड्यूल में परिवार को कैसे समय देते हैं, परिवार के साथ कैसे समय व्यतीत करते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। जी जी। मैं जहां पर परिवार की बात आती है वहां पे समय निकालना होता है तो शेड्यूल बना करके चलते हैं। और जितने मैंने 8 जिलों में दौरे करे, मैंने सबको ये बात बोली और सब इस बात को मानते भी हैं। देखिए, सबका अपना अपना घर परिवार है, सबको समय देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा, चौटाला साहब से बड़ी चीजें सीखने को मिली। उसमें एक चीज जो सीखने को मिली, वक्त का पाबंद होना। जी जी। मैं उनके साथ जब वो जेल से आए थे, मैं उनके पहले जो जिलों के दौरे थे, मैं उन 22 के 22 जिलों में उनके साथ था। तो एक जगह उन्हीं के एक साथी ने उनको बोला कि मेरे घर चाय पीने चल पड़ो। चौटाला साहब बोले, मेरे को तो 5 मिनट रोक सकते हो, इसको रोक लोगे क्या? जिस दिन इसको रोक लोगे मैं भी रुक जाऊंगा आप लोगों के पास। जी जी। तो वो बड़े समय के पाबंद थे। ठीक है, आप अपना समय पे कार्यक्रम कर देते हैं तो फिर आपको परिवार के लिए भी टाइम मिलता है। जी जी जी। स्पोर्ट्स का कितना शौक है? स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। खुद एक नेशनल शूटर रहा हूँ और ऑल इंडिया 11th रैंक आई थी और ऑल इंडिया इंटर स्कूल में मेडलिस्ट भी रहा हूँ। साथ में स्कूल के दिनों में हॉकी भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे, दोनों गेम्स में स्कूल टीम में भी रहा हूँ। और लोगों के प्रेम प्यार से जिम्नास्टिक्स का वर्किंग प्रेसिडेंट रहा हूँ ऑल इंडिया का। जी जी। ओलंपिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और अभी वॉलीबॉल एसोसिएशन का हरियाणा का प्रेसिडेंट भी हूँ। और कैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे, ये हमने अपने फादर से सीखा, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत अच्छा ख्याल रखा। और जब हमारी सरकार थी, उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो चौटाला साहब ने लागू करे मुख्यमंत्री होते हुए, और उन्हीं कानूनों को उस समय की केंद्र की सरकार ने लागू करने का काम किया। उसके बाद से लेकर के आज तक देश में प्रदेश में कोई बड़ा फैसला स्पोर्ट्स को लेकर के नहीं हुआ। जी जी। बल्कि हमारे समय तो नौकरियां बहुत दी थी स्पोर्ट्स वालों को, अब तो बच्चे तरस रहे हैं। अब मेरे वॉलीबॉल के बच्चे हैं जो इस बात में कहते हैं कि सर, हमारे जो ग्रुप डी में हमारे को नौकरियां मिलती थी वो भी अब बंद कर दी गई। अब आप बच्चों को अगर आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो स्पोर्ट्स में कैसे बढ़ेंगे? पहले एक समय था जब कोई जिले के स्टेडियम होते थे, वहां बच्चे अगर खेलने जाते थे उनसे कोई फीस नहीं होती थी। ये बीजेपी की पिछली सरकार में फैसला लिया गया कि वहां पे भी अगर आपने खेलने जाना है या प्रैक्टिस करने जाना है तो आपकी एंट्री फीस लगेगी। तो अगर आप गरीब बच्चों को इस तरह से पीड़ित करोगे तो फिर वो आगे आपका देश प्रदेश का नाम कैसे बढ़ाएंगे? और हरियाणा तो वो स्टेट है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स के मेडल लिए। अभी हाल ही में अंडर 18 के अंदर हिमांशु करके एक लड़का है, जैवलिन का गोल्ड मेडल लेके आए। जी जी जी। तो वो तो नीरज जैसों को देख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और सरकार उनको पीछे ढकेलेगी, तो फिर वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। जी जी। उधम सिंह के साथ समय कैसे बताते हैं? बहुत अच्छा समय बीतता है। जी जी। हाँ, नटखट काफी है, शरारतें काफी देखते हैं उसकी। हाँ, वो तो आमतौर पर बच्चे जी, होते ही है। जी जी। जी। तो अब कुछ 5 सवाल हैं जो राजनीति से हटकर हैं। जी। सबसे पहले, करण का शौक क्या है? मैंने जैसे बताया, मुझे घूमने का बहुत शौक है, जैसे क्योंकि घूमेंगे तो सीखेंगे। दूसरा, समय मिलता है तो कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है। जी। खाने में क्या पसंद है? खाने में सारी देसी घर की सब्जियां, क्योंकि जब लंदन पढ़ाई कर रहा था तो शुरू के 10, 12, 15 दिन तो चलो इधर उधर खा के, बाहर खा के काम चलाया। फिर यूं हो गया था कि भाई इतने दिन बिना रोटी तो रह नहीं सकते, क्योंकि बचपन से आदत वो थी। तो फिर अक्सर दादी को फोन किया करता था, वो बताती थी कि भाई ये चीज ऐसे बनानी है, तो फिर खुद वहां से कुकिंग का शौक चढ़ा। जी जी। गाड़ी कौन सी पसंद है? गाड़ी जो सफर करने के लिए मिल जाए वो पसंद है, बाकी कोई पर्टिकुलर नहीं कह सकता। हाँ, कॉलेज के दिनों में स्पोर्ट्स कार का ज्यादा शौक था। जी जी। धार्मिक जगह कौन सी पसंद है? धार्मिक जगह
इन पर्टिकुलर तो नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ, जैसे बाबा नीम करोली के जाना जी अच्छा जी लगता है। जी। या हमारे एक आप कुल्लू के अंदर एक जगह है, हम्म बिजली महादेव। हम्म। मैं सन 2000 में वहाँ पहली बार गया था और उस जगह की बड़ी मान्यता है। जी जी। वहां पे भी जाता हूँ, सालासर धाम भी जाता हूँ। धर्म में कितनी का आस्था है? धर्म में कितनी आस्था है। आस्था, पूरी आस्था है जी। जी जी जी। फ्री समय में क्या करना पसंद करते हैं करण? फ्री समय में बस कोई, वही जैसे आपको कहा, पुरानी मूवीज देखने का शौक है। हम्म कभी कभार मूवी देख लेते हैं, पर हम्म समय कम ही मिल पाता है। और बाकी आजकल ओटीटी का जमाना है, बड़ी अच्छी अच्छी नई चीजें आती है। कई ऐसी बड़ी समझदारी वाली, जैसे आजकल लॉ को लेकर के बड़ी सीरीज बनी है, वो देखने का अच्छा लगता कोई ऐसा गाना याद हो जो जोश भर दे? है। बहुत है ऐसे, तो अभी एक का क्या नाम लूं। जी जी जी। जी। गाने का कितना शौक है? खुद गाने का शौक नहीं है, सुनने का है। जी 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 जी। तो एक करण, आज के समय में नशा, जी कहते हैं ना, ये छठा दरिया है जो बह रहा है देश के अंदर। जी और अगर इस नशे की बात करें तो जो आज की पीढ़ी है, जिन हाथों में कहते हैं ना किताबें होनी चाहिए, आज उस समय में काफी हद तक इंजेक्शन उठे हुए हैं। जी। क्या सोच लेकर चल रहे हैं? क्या यह कभी कम होगा? और सबसे बड़ी बात, नशे का दरिया तो ये चल ही रहा है साथ में। मैं खुद की बात बताती हूँ, मुझे फ्री टाइम में ना सर्चिंग करने का बड़ा शौक है। मैं कुछ ना कुछ सर्च करती रहती हूँ। तो जी मैं 5-7 दिनों से एक काफी ऐसी वीडियोज हैं जो मेरे आगे आ रही हैं, जो उनके बारे में सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। कहते हैं ना, नशे के साथ साथ आज के समय में इसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक नया दरिया है वो बहने जा रहा है, और वो है काम का। युवा हैं इसमें बढ़ते जा रहे हैं, और जो संस्कृति है ना उससे पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या उसको लेकर भी आगे के प्रयास है कि ये चीजें हटे? हर एक काम का समय होता है, जी। लेकिन नशा और ऐसी, मतलब कुछ युवा हैं आज के समय में करने जा रहे हैं जो सोच के भी दिल दहल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे जी। बहुत उसके वाक्य। लिए भी कोई सोच है? नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, लेकिन गहराई तक नहीं जाता कि कितने घरों के चूल्हों की आग बुझ गई, बिल्कुल बिल्कुल। कितने घरों के बच्चे चले गए। हमेशा कहते हैं गांव नशा मुक्त हो गया, ये गांव नशा मुक्त हो गया, हमने वो कर दिया, लेकिन उसी गांव का नौजवान सिरिंज लगाकर शाम को नहर के ऊपर पड़ा होता है। क्या कोई ऐसा प्रयास है? बिल्कुल, ऐसे बहुत वाक्य मेरे आगे भी आए हैं। बहुत से ऐसे युवा हमारे जिले के अंदर भी, कई बार जब किसी के घर बैठने जाते हैं, पता लगता है तो बड़ी दुख की बात होती है ऐसा सुन करके भी। और इसके अंदर अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है ना, तो वो सरकार का और प्रशासन का हो सकता है। जी जी। अगर सरकार में बैठे लोग और प्रशासन इसके ऊपर सही मायने में सख्ती करे, तो ये चीज रुक सकती है। और जैसा आपने कहा, खास तौर पर सिरसा जिले में जी जी। पिछले 5-7 सालों में नशा बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो जिस दिन मौका मिल गया सरकार में आके, आपको इस बात का आश्वासन दे सकता हूँ कि सिरसा में इतनी सख्ताई होगी कि फिर बाहर का आदमी आकर के नशा नहीं बेच सकता। और जब बाहर से नशा नहीं आएगा, जब जिले की बाउंड्रीज ही बंद कर दी जाएंगी, तो फिर अंदर जिले में तो नशे का कोई सोर्स ही नहीं है। तो इस करके सख्ताई वहां से शुरू होगी। देखो, हम प्रयास कर सकते हैं, हम सामाजिक तौर पर अवगत करा सकते हैं, पर जैसा आपने कहा और मैंने आपको कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ा कारण है। इन फोनों ने आज की पीढ़ी को खराब करने का काम। जी जी। और करण, लास्ट में कोई संदेश, मैसेज हमारे पॉडकास्ट के जरिए? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा हरियाणा के युवाओं को कि अपने फ्यूचर के लिए आज आपको खुद सोचना पड़ेगा। देश प्रदेश को कैसे सिक्योर करना है, आगे आने वाली पीढ़ियों को, आपकी आने वाली पीढ़ियों को कैसे आपने बचाना है, इन चीजों से दूर रखना है। जी भाइयों, उसके लिए एकजुट होकर के फैसला करना पड़ेगा। आपसी भाईचारा कायम रखो। कई बार सरकारों ने प्रयास करे अराजकता फैलाने के लिए, आपस में एक दूसरे को धर्म के नाम पे लड़ाने के, पर ये फैसले हमें खुद करने पड़ेंगे और इतनी समझ हमें रखनी पड़ेगी। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, स्पोर्ट्स के अंदर जाएं, अच्छे गेम चुने, समय उसमें निकालें। जहां कहीं किसी भी बच्चे को कोई खेलों के लिए हमारी जरूरत पड़े, मेरी तरफ से जरूरत पड़े, हम अपनी संस्था की तरफ से मदद करेंगे।
पर अपने आप को उसमें एंगेज करे और नशे से बच के रहे। बाकी आप सभी भी, जितना मैं जानता हूँ, अच्छे समझदार बच्चे हैं, अच्छी नई सोच की पीढ़ी है, तो प्रदेश के लिए और अपने घर के लिए सही फैसला ले। जी, कर हमारे चैनल के साथ बातचीत कर कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और जी। स्पेशली जैसा कि आपने बचपन के बारे में पूछा, पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, जी तो जी हम भी चाहते हैं कि जनता को पता लगे, क्योंकि बड़ी अफवाहें भी फैलाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग ही हैं, आप ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू जनता हमें जान सकती है, पहचान सकती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे साथ करण काफी ज्यादा थी, वो आज ताजा हुई और मैसेज बहुत अच्छा दिया है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक शेयर से, मैं हमेशा ही कहती हूँ लास्ट में, एक शेयर से ना हमारी हिम्मत बढ़ती है। और भाई जब हमारी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हौसले हैं वो बढ़ेंगे। और हौसलों की जो उड़ान है ना, वो इतनी लंबी होगी ना कि काफी हद तक लंबी होगी। और उड़ान से जिंदगियां बनती हैं। और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।